सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह 13वें नंबर का एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में हमने यह जाना था कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया और उस वर्ण व्यवस्था को प्रस्थापित करने के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति को अपनाया। उस वर्ण व्यवस्था के समाज में प्रस्थापित होने से बहुसंख्यक समाज दुखी था, उनका शोषण हो रहा था और चारों ओर दुख ही दुख फैला हुआ था। और ऐसे वातावरण में तथागत बुद्ध का जन्म होता है। तो इस एपिसोड में हम तथागत बुद्ध के संबंध में कुछ मूलभूत बातें जानने का प्रयास करेंगे और उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम तथागत बुद्ध के बारे में संक्षिप्त में उनका परिचय जान लेते हैं। तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी वन में होता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। सिद्धार्थ के जन्म के 6 महीने बाद ही उनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है। तथागत बुद्ध के गण का नाम शाक्य गण होता है और सिद्धार्थ के जन्म के समय उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे, इसलिए सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ के जीवन में एक ऐसी घटना घटती है जिसके फलस्वरूप उन्हें घर त्याग करना पड़ता है, घर छोड़ देना पड़ता है। तो सिद्धार्थ गौतम द्वारा गृह त्याग करने को ही महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो सिद्धार्थ गौतम के महाअभिनिष्क्रमण की शुरुआत कैसे होती है, आखिर वो कौन सी परिस्थितियां निर्माण होती है जिसके कारण सिद्धार्थ गौतम को अपना घर छोड़ देना पड़ता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सिद्धार्थ गौतम के महाअभिनिष्क्रमण की शुरुआत इस प्रकार होती है कि शाक्यों का अपना संघ था और 20 वर्ष की आयु पूरी होने पर हर शाक्य को संघ का सदस्य बनना पड़ता था। सिद्धार्थ गौतम जब 20 वर्ष की आयु के हुए तो तब वे भी शाक्य संघ के सदस्य बने। शाक्य संघ के सदस्य बने हुए उन्हें 8 वर्ष बीत चुके थे। इसका मतलब सिद्धार्थ गौतम 28 वर्ष के थे। तो उनके 28 वर्ष के होने पर उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो कि उनके परिवार के लिए ही दुर्घटना बन गई और स्वयं सिद्धार्थ गौतम के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन गई। आखिर वो घटना क्या थी, तो उस घटना को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो होता यूँ है कि शाक्य गण का जो राज्य था उस राज्य से लगा हुआ कोलीय गण का राज्य था और दोनों राज्यों के बीच में जो सीमा थी उस सीमा पर रोहिणी नदी बहती थी। तो शाक्य गण के लोग और कोलीय गण के लोग उस रोहिणी नदी के पानी का उपयोग अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए करते थे। अब पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई करने के दौरान इन दोनों गणों के लोगों के बीच में आपस में वाद विवाद झगड़े होते रहते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि पानी के बंटवारे को लेकर शाक्य गण और कोलीय गण के लोगों के बीच में बड़ा विवाद हुआ, बड़ा झगड़ा हुआ। तो इसका पता शाक्य गण को चला। जब शाक्य गण को इस बारे में पता चला तो शाक्यों ने सोचा कि कोलीय गण के साथ युद्ध करके इस झगड़े को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। तो इस बात को लेकर शाक्य गण के सेनापति ने संघ की सभा बुलाई। सभा में ये प्रस्ताव रखा कि शाक्य गण और कोलीय गण के लोगों के बीच में रोहिणी नदी को लेकर बार बार विवाद झगड़े होते रहते हैं, तो हम लोगों ने शाक्य गण ने कोलीय गण के साथ युद्ध करना चाहिए और युद्ध करके इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए, इसका समाधान कर देना चाहिए। तो जब शाक्य गण का सेनापति
युद्ध करने के प्रस्ताव को संघ में सभा में सबके सामने रखते हैं। तो तब सिद्धार्थ गौतम उठकर खड़े होते हैं और इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। और सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि युद्ध से कभी किसी समस्या का हल नहीं होता है, इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण होता है। जो किसी की हत्या करता है उसे कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल जाता है, इसलिए युद्ध करना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। सिद्धार्थ गौतम आगे कहते हैं कि मैं सभा में संघ को युद्ध करने के बजाय ये सुझाव देता हूँ कि हम लोग अपने शाक्य गण में से किन्हीं 2 लोगों को चुने और कोलीय गण को भी कहे कि वे उनके गण में से किन्हीं 2 लोगों को चुने। इस प्रकार शाक्य गण के 2 लोग और कोलीय गण के 2 लोग, ये 4 लोग मिलकर किसी एक 5वें व्यक्ति को चुने और इस प्रकार ये 5 लोग मिलकर आपस में बातचीत करके विचार विमर्श करके इस झगड़े का समाधान करें। ये सुझाव सिद्धार्थ गौतम ने सभा में रखा। किंतु सिद्धार्थ गौतम द्वारा जब यह प्रस्ताव सभा में रखा गया तो इसका सेनापति ने विरोध किया और सेनापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड नहीं दिया जाता तब तक ये टंटा समाप्त होने वाला ही नहीं है, ये झगड़ा समाप्त होने वाला ही नहीं है। ये झगड़ा अगर हमें समाप्त करना है तो कोलियों को सबक सिखाना ही होगा, युद्ध करके उन्हें सबक सिखाना ही होगा। तो इस तरह सभा में 2 प्रस्ताव हो गए। एक सेनापति ने युद्ध करने का प्रस्ताव रखा और दूसरा सिद्धार्थ गौतम ने बातचीत के द्वारा, संधि वार्ता के द्वारा इस समस्या का समाधान करने का प्रस्ताव रखा। तो जब कभी सभा में इस तरह के 2 प्रस्ताव रखे जाते थे तो तब इन प्रस्तावों पर वोटिंग होती थी, यानी मत दिए जाते थे और मत देने पर जिस प्रस्ताव को अधिक मत प्राप्त होते थे, बहुमत प्राप्त होता था, उस प्रस्ताव को संघ द्वारा स्वीकार कर लिया जाता था। तो सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम ने अपने बातचीत के प्रस्ताव पर कि बातचीत करके इस झगड़े की समस्या का समाधान किया जाए, इस प्रस्ताव पर वोटिंग मांगी, मत मांगे। तो सिद्धार्थ गौतम को बहुत कम इक्का दुक्का ही वोट मिले। इसके बाद सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर मत मांगे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने खड़े होकर इसका विरोध किया और संघ में उपस्थित सदस्यों की ओर देखकर सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि मेरी आप सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार न करें। शाक्य गण और कोलीय गण के बीच में पारिवारिक संबंध है, ये आपस में निकट के संबंधी है। एक दूसरे का नाश करना ये कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, इसलिए आप सेनापति द्वारा जो युद्ध का प्रस्ताव रखा जा रहा है उसको स्वीकार ना करें। तो सिद्धार्थ गौतम के ऐसा कहने पर सेनापति नाराज हुए, सिद्धार्थ गौतम की इस बात का विरोध किया और फिर सेनापति ने अपने युद्ध के प्रस्ताव पर मत मांगे। जब सेनापति ने मत मांगे तो सेनापति के युद्ध के प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त हुआ और इस तरह सेनापति का युद्ध का प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। तो दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की दूसरी सभा बुलाई और वो सभा इसलिए बुलाई कि सेनापति का कहना था हम जब कोलीय गण के साथ युद्ध करने जा रहे हैं, इसका प्रस्ताव पारित हो गया है, तो अब हमने अपने राज्य में अनिवार्य सैनिक भर्ती की घोषणा कर देनी चाहिए। अनिवार्य सैनिक भर्ती के अनुसार राज्य में रहने वाले 20 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक के लोगों को अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती होने की घोषणा करनी होगी। तो ये अनिवार्य सैनिक भर्ती का प्रस्ताव रखने के लिए दूसरे दिन सभा बुलाई। तो वो जब सभा बुलाई तो उस सभा में भी सिद्धार्थ गौतम खड़े हुए और उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया और उन्होंने कहा कि मित्रों, आप चाहे जो कुछ भी कर सकते हो, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मैं सैनिक भर्ती का विरोध करता हूँ। मैं सेना में शामिल नहीं होऊंगा, मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। तब सेनापति कहता है कि सिद्धार्थ, उस शपथ को तुम याद करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम अपने दिए गए वचनों में से किसी एक का भी पालन नहीं करोगे
तो तुमको दंड दिया जाएगा। सेनापति के ऐसा कहने पर सिद्धार्थ गौतम इस बात को समझ जाते हैं कि उन्हें 3 रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। वो 3 रास्ते क्या थे? पहला रास्ता था सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। दूसरा रास्ता था अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार होने देना और उनके खेतों की जब्ती होने देना। और तीसरा रास्ता था स्वयं फांसी पर लटक जाना या देश निकाला देना। तो सिद्धार्थ गौतम को इन 3 रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना था। तब सिद्धार्थ गौतम सभा में सभी के सामने कहते हैं कि आप मेरे परिवार को दंड ना दें, उनका सामाजिक बहिष्कार ना करें, उनके खेत जब्त ना करें। वे लोग तो निर्दोष है, मैं आपका अपराधी हूँ, इसलिए मुझे अकेले को ही इस अपराध का दंड भोगने दे, चाहे आप मुझे फांसी पर लटका दे या मुझे देश निकाला दे दे। तो सिद्धार्थ गौतम के ऐसा कहने पर सेनापति थोड़ी देर सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद वे ये कहते हैं कि सिद्धार्थ, तुमने जो बात कही उस बात को मानना कठिन है, क्योंकि अगर तुम अपनी मर्जी से भी मृत्यु को या देश निकाले को स्वीकार करोगे तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग जाएगा और वो इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने तुम्हें दंड दिया है, तब वे शाक्य संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो उस समय कौशल यह एक महाजनपद था और शाक्यगण ये कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था और उस समय कौशल नरेश पर संजित हुआ करते थे। तो सेनापति का ये कहना था कि हमारा शाक्यगण तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता है और अगर सिद्धार्थ गौतम अपनी स्वेच्छा से भी फांसी पर लटकते हैं या देश निकाला देते हैं तो तब भी इसकी खबर कौशल नरेश को पहुंच जाएगी और कौशल नरेश यही विचार बनाएंगे कि जरूर शाक्य संघ ने सिद्धार्थ गौतम को दंड दिया होगा, इसलिए सिद्धार्थ गौतम को देश छोड़कर जाना पड़ा। और इस प्रकार कौशल नरेश शाक्य संघ के खिलाफ में कार्रवाई कर देगा। इसका डर शाक्य संघ के सेनापति को सता रहा था। तो इस कठिनाई में शाक्य संघ का सेनापति उलझा हुआ था। तो सेनापति की इस कठिनाई को देखकर सिद्धार्थ गौतम सेनापति को फिर सुझाव देते हैं कि सेनापति महोदय, आप जिस कठिनाई में है उस कठिनाई को दूर करने के लिए मेरे पास एक सुझाव है कि अगर मैं स्वयं परिवारजक बनकर देश के बाहर चला जाता हूँ तो यह भी एक प्रकार से देश निकाला ही होगा। तो मेरे परिवारजक बनने से आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा और कौशल नरेश को ये पता भी नहीं चलेगा कि शाक्य संघ ने दंड दिया है और इस तरह इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जब सिद्धार्थ गौतम ने सुझाव दिया, सेनापति ने इसे सुनकर उसे अच्छा लगा और उसने कहा कि हाँ सिद्धार्थ गौतम, आपकी इस बात को माना जा सकता है। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम युद्ध के विरुद्ध दंड के रूप में देश निकाला स्वीकार करते हैं और स्वयं परिवारजक बनकर देश छोड़ने का निर्णय लेते हैं। इसे ही महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मीनवासी।